नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं अरविंद केजरीवाल के खासम खास आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कविराज डॉक्टर कुमार विश्वास। स्वागत है आपका सीधी बात में। लग रहा है कि आप और कांग्रेस का मैच फिक्सिंग का सिलसिला अभी से शुरू हो गया। आपने कहा था कि आप अमेठी जाएंगे, वहां पे राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करेंगे। रैली का वक्त आया, आप पहुंचे नहीं। कहा यह जा रहा है इसलिए आप नहीं गए क्योंकि आप राहुल गांधी को खफा नहीं करना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 27 तारीख की जो रैली थी उसमें मेरा जाना प्रस्तावित भी नहीं था। साथियों ने रैली आयोजित की थी, रैली हुई, अच्छी रैली हुई है। और जैसे उम्मीदवार ही नहीं पहुंचा, अच्छी क्या रैली हुई? नहीं, उम्मीदवार तो भी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ दरअसल समस्या ये है राहुल जी, हमारे यहाँ नाम 10 जनपद या नागपुर से तय नहीं होते, हमारे यहाँ जनता से तय होते हैं। सीधी बात कीजिए, आप मन बना चुके हैं बिल्कुल अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने का। ये सही बात है या नहीं? घुमाइए फिराइए मत। इसमें बस एक छोटा सा अंतर है। हाँ। मेरा मन अमेठी से नहीं है, मेरा मन राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने का है। क्यों लड़ना चाहते हैं आप राहुल गांधी के खिलाफ? उसका कारण है, जैसे दुनिया का सबसे पुराना राजवंश है ब्रिटेन, वहां के युवराज की जो पहली छवि हमारे याद में आती है, भारतीयों की याद में आती है, वो आती है अफगानिस्तान के एक सैन्य कैंप में सैनिकों के साथ खाना खाते हुए। हाँ। या दूसरी छवि आती है अफगानिस्तान में आतंकवादियों से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटक कर। और मेरे देश के सबसे पुराना राजवंश जो इतने वर्षों से राज कर रहा है, उसके साथी की मुझे याद आती है कि दामिनी और गुड़िया और चाहे लोकपाल हो, जब भी पूछिए देश स्पेन में होता है, युवराज स्पेन में होते हैं। तो ये वंशवाद जो है, जिसको हमारे आदरणीय मोदी जी शहजादा संस्कृति कहते हैं, हालांकि उनकी खुद की पार्टी में ही हर जगह पर शहजादे उतारे, दिल्ली में ही 4 शहजादे उन्होंने उतारे, तो कोई तो रोकेगा इस मैच फिक्सिंग को। आपको लगता है आप हरा पाएंगे राहुल गांधी को अमेठी में? देखिए, वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतने बड़े खानदान के चश्मो चिराग हैं। मैं तो एक गरीब मास्टर का बेटा हूं, 100 रुपए से शायरी शुरू करी, रोडवेज की बस में गया। मेरी औकात तो है नहीं कि मैं उन्हें हराऊं। अमेठी की जनता की औकात है कि वो उन्हें हरा सकती है। अमेठी के लोगों में बहुत उत्साह है। अमेठी ये सवाल पूछना चाहती है उनसे कि 10 साल में अमेठी को क्या मिला, या अमेठी ने जो एक प्रतिनिधि भेजा उसने संसद में क्या किया। उनके नाम 0 प्रश्न है लोकसभा में, उनके मन में कोई सवाल नहीं आया। 10-15 दिन से, जब से 8 दिसंबर का वर्डिक्ट आया है, तब से राहुल गांधी में और अब पहले में और अब में बहुत जमीन आसमान का फर्क। हमारे एक शायर का शेर है, इश्क अपनी तो कटी इश्क के बुता में मोमिन, उम्र अपनी तो कटी इश्क के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। चुनाव आपके सिर पर आ गया और आप लोकसभा में दिखने लगे और बाहां चढ़ाने लगे और कागज फाड़ने लगे, पर सर जो आपने 9.5 साल में देश की अस्मिता तार तार कर दी, उसका कोई क्या हिसाब मांगेगा। इसलिए मैं अमेठी जा रहा हूं, वहां के साथियों के कारण। वहां के लोग चाहते हैं, जायस मेरा घर है, जायसी कवि हैं, उनके मजार पर माथा टिकाऊंगा, वहां के मंदिरों में जाऊंगा, वहां के लोगों से मिलूंगा, सड़क पर उतरूंगा और पूछूंगा कलावती के घर पर जाकर कि आपके घर आए थे, अब आपका घर क्या है, अब क्या काम हो रहा है। और मैं तो भाजपा के साथियों से भी कहता हूं, आदरणीय मोदी जी का भाषण आप सुनिए, 45 मिनट में 40 मिनट शहजादा महारानी, शहजादा महारानी। अगर वंशवाद से इतनी घृणा भारतीय जनता पार्टी को है, हालांकि लगता नहीं कभी अनुराग ठाकुर को देखकर या वसुंधरा जी के पुत्र को देखकर, या जो हमारे यहाँ ओपी बब्बर साहब का बेटा लड़ा या विजय कुमार मल्होत्रा जी का पुत्र लड़ा, इन सबको देखकर लगता नहीं कि वंशवाद से उनको कोई परहेज है बेचारों को। लेकिन ये सचमुच परहेज है तो राजनाथ सिंह तो पूर्वांचल से आते हैं, उनको आप गाजियाबाद से क्यों लड़ाते हैं भाई? अमेठी में लड़ाइए उनको। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनको लड़ाइएगा। मोदी जी का तो तय नहीं हुआ कि कहां से लड़ेंगे, मोदी जी सीट ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो बनारस लखनऊ क्यों लड़ना चाहते हैं सर? अमेठी आइए, वंशवाद खत्म करते हैं। आप तो सीनियर लीडर हैं, आप जीत जाएंगे। मोदी आ गए तो आप तो निपट जाओगे। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर मोदी जी जीत जाएं, राहुल गांधी हार जाएं, तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हूंगा कि मैं भी हार जाऊं। मोदी पुराने नेता है, उनको पुराना अनुभव है राजनीति का, मैं तो कुछ भी नहीं हूं राजनीति में। मैं चाहता ये हूं कि सचमुच वंशवाद खत्म हो, फर्जीवाड़ा ना हो कि हम शहजादों को हटाना चाहते हैं, हमारे वाले लाना चाहते हैं, इनके वाले हटाना चाहते हैं। नहीं, पर आपकी जो इमेज रही है, कवि की रही है, शायरी आप खूब करते हैं, भाषा शैली आपकी अच्छी, लेकिन राजनीति में कामयाब होने के लिए जो गंभीरता चाहिए, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप में शायद नहीं है। कि आप मतलब, क्योंकि आप एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज रहते हैं, आप सबको हंसाते खिलाते रहते हैं, राजनीति में गंभीरता चाहिए। वो भाजपा के लोग अक्सर ये बात कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के उद्भव में अगर एक व्यक्ति का योगदान है सबसे ज्यादा, तो वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का है, जो मेरे वंश के हैं, जो कवि कुल के वंश के हैं, जो हिंदी कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ते रहे, रात भर कविता पढ़ के सुबह लिफाफा लेकर घर पर आए, नीरज जी के समकालीन कवि रहे। ऐसे में भाजपाई मुझे आजकल कहते हैं कि ये कवि क्या करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है जब आदमी कोई कहता है कि साहब आप राजनीति के लिए ठीक नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं क्यों नहीं है? बोले आप भावुक आदमी हैं। यानी कि भावुक होना राजनीति में अपराध हो गया। जिस राजनीति को संवेदना पर चलना चाहिए था, आखिरी आदमी की भी संवेदना उस आदमी के मन में होना चाहिए। तो नेतृत्व करना चाहता है, जो नेता बनना चाहता है, आज संवेदना उनके लिए अपराध हो गई। यानी कि अगर आप संवेदन शून्य हैं तो आप राजनीति के लिए अच्छे हैं, ठीक हैं। लेकिन अगर आप में कवि है, आपके अंदर पोइट है, आपके अंदर आर्टिस्ट है, या तो फिर वो वाले आर्टिस्ट ठीक हैं जो कभी राजीव गांधी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में यूपी में है दम चुकियां अपराध है कम,
क्योंकि मुलायम सिंह का जमाना चल रहा होता है, अमर सिंह का जमाना चल रहा होता है, फिर मोदी जी का अच्छा जमाना चल रहा होता है, तो वहां खड़े हो जाते हैं। मोदी की आप खूब तारीफ कर रहे हैं, पसंद है आपको मोदी? मोदी व्यक्तिगत रूप से मुझ पर उनका बड़ा स्नेह है और मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि इस समय बौने कद का दौर है। अगर आप राहुल गांधी को देखें, नरेंद्र मोदी को देखें, तो मोदी का एक व्यक्तित्व दिखता है कि चाय वाले से एक आदमी यहां तक आया है। लेकिन मुझे एक बात लगता है कि मोदी अपने व्यक्तित्व के करिश्मे के नीचे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे अराजक पापों को छुपाना चाहते हैं, जो आज के पारदर्शी समय में संभव नहीं है। मोदी जब हैदराबाद से चलते हैं और पहली रैली करते हैं तो उस मंच पर बंगारू लक्ष्मण दिखाई देते हैं और वो भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलते हैं। वो दिल्ली आते हैं, भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हैं तो उनके मंच पर गडकरी दिखाई देते हैं। वो गंगा पर बात करते हैं, हर हर मोदी का नारा लगता है। मैंने हर हर महादेव सुना था, पहली बार हर हर मोदी सुना मैंने। वो गंगा पर बात करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसी गंगा का दोहन उत्तराखंड में उन्हीं के एक मंत्री निशंक ने किया, जिन पर सीएजी की इतनी मोटी रिपोर्ट है। आप कवि हैं, आपकी भाषा शैली अच्छी है, लेकिन इन सब बातों पर अमल करना, ये जो सपने दिखाना आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में और देश भर में जो आपने वायदे किए हैं उनको आप पूरा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, बात आप सही कह रहे हैं। उम्मीद बहुत ज्यादा है और बहुत खतरनाक स्थिति है। जब आप इतनी सारी आशाएं लोगों की पाल लेते हैं अपने सर पर, तो उन्हें पूरा करना है। लेकिन एक बात साफ है, ये जो लोग है, ये जो जनता है, ये आपकी इंटेंशन समझती है, ये भावनाएं समझती है। आप कितने बड़े होर्डिंग लगा लो भागीदारी दिल्ली के, दिल्ली हो गई सबसे आगे, शीला दीक्षित का पोस्टर, पर ये समझ जाती है कि सब ड्रामा है, सब नौटंकी है। अरविंद और उनके साथियों से मेरा सदा यही कहना है, मैं यही पार्टी की ओर से उनसे कहना चाहता हूं, आपकी इंटेंशन जब तक ठीक रहेंगी, देश आप पर भरोसा करता रहेगा। आपने काम 70% किया। मुझे एक अभी व्यक्ति मिला, उसने मुझसे कहा 700 लीटर नहीं, 400 भी ला दोगे तो हम मान लेंगे तुमने काम किया। बेटा, बिजली का बिल 50 नहीं 30 कम कर देना, हम मान लेंगे, क्योंकि 20 में आप उन्हें बता पाएंगे कि भैया अभी ऑडिट चल रहा है। से आपके प्रॉमिसेस को आप कम करने लगे? मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो पता भी नहीं, 24 घंटे हुए हैं और बड़ी उम्मीद है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई है। हिंदुस्तान का कोई चैनल मीडिया उनसे ये पूछ नहीं जा रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टो था कहां तक पहुंचे। ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली के मैनिफेस्टो को सारे एडिटर्स राहुल कंवल से लेकर आगे तक टेबल पर रखते हैं। बताइए मिस्टर केजरीवाल, कहां तक का होमवर्क हुआ? दिस इज कॉल्ड स्वराज। नहीं, स्वराज तो ठीक है, लेकिन बताइए, जनता देख रही है, जानना चाहती है। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि 50% बिजली के दाम कम कब होंगे, ये बता दीजिए बस। निश्चित रूप से वो तो देखिए चीफ मिनिस्टर्स पर काम करेंगे, उन्होंने वादा किया है कि सबसे पहले निर्णयों में है, तो उस पर होगा निश्चित रूप से, चाहे जैसे भी करना। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, कितना टाइम चाहिए आपको? सरकार का कॉन्फिडेंस मोशन 3 तारीख को आना है। मुझे लगता है कि 3 तारीख से पहले बिजली के बिल जहां तक आधे सरकार कर सकती है वहां तक कर देगी। वो 50% होंगे, उससे ज्यादा होंगे या कम होंगे, मुझे लगता है उस पर। 700 लीटर पानी, 700 लीटर पानी तो फ्री, आप समझिए, जब से वो सरकार एज्यूम कर रही है, जहां जहां पानी पहुंचा हुआ है वहां 700 लीटर पानी जल निगम की ओर से वो फ्री सप्लाई मानी जाएगी। ये तय बात है, बिल्कुल तय। जो उन्होंने वादे किए थे शुरुआती, वो पूरे करने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो लाल बत्ती हो, चाहे सिक्योरिटी हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि पहली बार इस देश में जब सरकार बनी तो पावर की बजाय प्रिंसिपल्स पर बात हुई। इन मुद्दों पर समझौता है या नहीं है, समर्थन है या नहीं है। और पहली बार किसी मुख्यमंत्री और किसी सरकार के मैनिफेस्टो को लेकर आम आदमी बैठा हुआ है कि बताओ हमारे साथ अगर ऐसा उम्मीदें बहुत बन गई यहाँ पर, बहुत मुश्किल काम है। उम्मीदों पे खरे आप नहीं उतर पाए तो गिरेंगे भी बड़े धड़ाम से। हो सकता है, और गिरना भी चाहिए। आपने जिस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक जनादेश प्राप्त किया है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में बने। आपका कहना कुल मिला के ये है कि 3 तारीख तक है आपकी सरकार। कॉन्फिडेंस मोशन में कांग्रेस साथ दे ना दे, कोई गारंटी तो है नहीं, तो मतलब 6 हफ्ते भर की रहेगी केजरीवाल की सरकार? नहीं, मैं ये नहीं जानता कि कब तक सरकार रहेगी, लेकिन जब तक सरकार रहेगी और जो काम करेगी, रात उन्होंने जो काम किए हैं, मनीष हॉस्पिटल्स में गए हैं और सब जगह उन्होंने औचक नियंत्रण करे हैं, रैन बसेरे में हमारे मंत्रियों ने किए हैं, हमारे विधायक हर जगह पहुंचे हैं, मानसरोवर में जहां रेलवे ने लोगों को सड़क पर छोड़ दिया था, जो कि रेलवे का काम था, वहां भी मनीष पहुंचे और उनके रिवेटेशन के लिए काम करके आए, कार्यकर्ताओं को लगाया, रेलवे के ऑफिसर्स से बात की। तो मुझे लगता है जो संवेदनशीलता है ये शायद उन लोगों में औरों से ज्यादा है और इसको जनता देख रही है। 7 दिन की सरकार, कुल मिला के यही आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस मोशन जीत पाएंगे आप? मैं तो ये मानता हूं कि सुबह एक बार सेक्रेटरिएट में मुख्यमंत्री और मंत्री पहुंच जाएं तो ये माने कि आज की सरकार है और मेरा आज का होमवर्क कितना है। कल के बारे में वो क्यों सोचें कि मैं मुख्यमंत्री या मंत्री? नहीं, क्योंकि किसी भी वायदे को पूरा करने के लिए वक्त चाहिए, हकीकत है ये। जनता देख रही है, इसमें तो बात है। भाई मुझे इतना वक्त मिला, मैंने काम करा। तिमाही परीक्षाएं होती हैं, हमारे टाइम में तो होती थी क्वार्टरली एग्जामिनेशन, अब पता नहीं होते। तिमाही परीक्षा होती है तो 7 दिन की भी होती है, दैनिक भी होती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जनता आपका इंटेंशन देखती है। ये यूपीए की सरकार उम्मीद है कि 7 दिन में जितना कर दिया उसके बूते सहानुभूति बना और जनता से फिर वोट मांगो। नहीं, सहानुभूति क्यों? आप नहीं करिए तो सहानुभूति का उल्टा भी तो हो सकता है। और 7 का हो सकता है कि 6 महीने चले, तो फिर आप कहेंगे लोकसभा में आप 6 महीने का जवाब ही नहीं दे रहे ना। कांग्रेस से आपकी मुलाकात हो रही है, कांग्रेस से किसी की मुलाकात नहीं हुई। हममें से कोई व्यक्ति कांग्रेस से नहीं मिला। देंगे कि नहीं देंगे, ये कांग्रेस की परेशानी है। हम उनसे समर्थन मांगने गए कब थे?
हमने किस दिन कांग्रेस से कहा था कि तुम्हें मैं समर्थन दे दो? देश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री जहां से निकलती है उस कांग्रेस से। आईसीयू में आपकी सरकार कभी भी टपक सकती है? नहीं, आईसीयू में नहीं है। हमारी सरकार खुद के बल पर खड़ी हुई है। हमारे पीछे किसी का सहारा नहीं है। हम कंधों पर किसी की बैसाखी लेके नहीं चल रहे हैं। हम खुद के बल पर खड़े हुए हैं। जिस दिन ये अनाचारी हमें धक्का देना चाहेंगे, हम इस खेल से बाहर हो जाएंगे, विधानसभा परिसर से बाहर खड़े दिखाई देंगे, हम फिर सड़क पर होंगे। हमें कहां जाना है? हमें कौन सा ऐसा होना है कि दिल्ली हार गए तो झारखंड जीत जाते हैं? चलो, हम तो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, फिर सड़क पर जाएंगे, जनता से कहेंगे आपका काम करने भेजा था आपने। इनसे ही पूछ कर गए थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मैच तो फिक्स्ड है। इतने बड़े चुनाव से पहले कांग्रेस आपको मौका दे रही क्योंकि वो नहीं चाहती कि बीजेपी किसी तरीके से दिल्ली में सरकार बना ले। तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए दो दुश्मनों ने गले लगा लिए। देखिए आप, कितना अच्छा मैच हम दोनों के बीच फिक्स है कि जो कांग्रेस की, भाजपा की जो सबसे बड़ी दुश्मन 15 साल से दिल्ली में है, शीला दीक्षित, उनको हराने के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण नेता अरविंद केजरीवाल जाता है। उनकी ओर से कोई बड़ा नाम नहीं आता। आखिर के दिनों में जब वहां फंस गया मामला तो विजेंद्र गुप्ता को भेजा गया ये कहकर कि हार जाना भाई। अब अमेठी में जिस वंशवाद के बड़े बहुत सारी बातें मोदी जी करते हैं और भाजपा करती है, उसको चुनाव में हराने के लिए, वहां चुनौती देने के लिए, वहां घेर कर रखने के लिए मुझे कहा जाता है कि कुमार विश्वास वहां जाएं और वहां एक चुनाव की चुनौती दें। भाई, चूंकि मोदी जी ने तो घोषित नहीं करी कहां से लड़ रहे हैं, वो बताएं कहां से लड़ रहे हैं। मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? अगर आपको लगता है कि 2014 में बड़ा आपको लगता है मोदी चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मोदी अमेठी से लड़ेंगे, क्योंकि मोदी इतनी घृणा करते हैं वंशवाद से। क्यों नहीं लड़ेंगे? राहुल गांधी के खिलाफ इतना बोलते हैं तो उनको लड़ना चाहिए। वो इतने बड़े नेता हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका क्यों नहीं जवाब देते आप? राहुल गांधी के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ जाके लड़िए, जहां से लड़े वो वाराणसी से लड़े तो वाराणसी लड़िए, इलाहाबाद से लड़े तो पहली बात तो मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डिक्लेयर नहीं हुई। नरेंद्र मोदी कहां से लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं बताया लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जहां से लड़ेंगे आप लड़ जाइए उनके खिलाफ। जहां से भी लड़ेंगे कुछ उम्मीदवार उनके सामने उतारा जाएगा। राहुल गांधी पहली चुनौती वंशवाद की है। उनके सामने कहा गया है कि कुमार विश्वास को लड़ाया जा सकता है और मैं टिकट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे टिकट मिला और मैंने ट्रेन पकड़ी अमेठी जाने के लिए। फिर मैं लौटने वाला नहीं हूं। फिर मैं चुनाव तक अमेठी रहने वाला हूं। मैं विजय का सर्टिफिकेट लेके ही वहां से आऊंगा। अमेठी की जनता उसके साथ ही भेजेगी। पर मेरा कहना यह है, अगर इस वंशवाद से मुझे इतनी घृणा है कि योग्यता को प्रश्रय मिलना चाहिए, किसी घर में पैदा होने वाले को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, तो मोदी जी को भी इतनी घृणा होगी तो वो खुद ना आए। बड़े नेता हैं, व्यस्त होंगे, तो अपने उत्तर प्रदेश के नेताओं को भेजें। राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता, नितिन गडकरी जी को भेजें, वो तो बड़े लोकप्रिय से लड़ने वाले। तो अरे अमेठी से लड़ जाएंगे, लोकप्रिय है वो, तो जहां से लड़ जाएंगे। अरुण जेटली कितने बड़े नेता हैं, देखिए उनकी कितनी लोकप्रियता है। अरुण जेटली को उन्हें भेजना चाहिए, वेंकैया नायडू को भेजना चाहिए। कितने बड़े बड़े तो उनके पास नेता है। मुरली मनोहर जोशी से कहें कि वहां लड़ लें। अडवाणी जी को बोले वरिष्ठता में, हम तो जहां मिलेंगे सबके पैर छुएंगे, सब हमसे बड़े हैं, सब पुराने खिलाड़ी हैं। हम कहेंगे आप लोग आ गए हैं, राहुल जी मुझसे भी सीनियर है, मैं सबसे छोटा आदमी हूं, तीसरे नंबर पर मुझे रख लेना, मैं भी चुनौती दूंगा। हार जीत तो बात की बात है, पहले आपका संकल्प तो देखा जाए। 2014 को चुनाव माना जा रहा था कि मोदी का चुनाव था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल एक नए खतरे के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन क्या अब दिसंबर से लेकर मार्च, अप्रैल, मई तक आम आदमी पार्टी देश भर में अपना जल फैला पाएगी? ये सवाल पूछेंगे कुमार विश्वास। नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव के प्रथम प्रत्याशी थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनको मुकाबला देगी। आपको लगता है इतने कम वक्त में आप तैयार कर पाएंगे अपने 543 उम्मीदवारों को? नहीं, हम तैयार करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जनता तैयार करेगी तो कर देगी। दूसरा, मैं राहुल जी आपको बताऊं, ये बड़े अजीब से सवाल हैं कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। मतलब मेरे लिए सबसे खराब दिन होगा मैं ये कह रहा हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हूं। अगर मुझे यही सब करना होता तो राजनीति करनी होती तो भाजपा कांग्रेस में चला जाता। नरेंद्र मोदी का मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ये बना दिया कि हम चेहरों से खेलते हैं। हमारे मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? हम ये क्यों नहीं पूछ रहे कि कौन सी पार्टी आरटीआई में आना चाहती है? हम ये क्यों नहीं पूछ रहे कौन सी पार्टी कहती है कि हम क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देंगे? हम ये क्यों नहीं पार्टियां कह रही क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे? अब देख लेते हैं, हम इसी बार देख लेंगे कि क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं। दिल्ली में तो उन्होंने दिए सबको, 46% दिए एडीआर ने, कहा भारतीय जनता पार्टी ने। 46% जिनके ऊपर हीनियस क्राइम था उनको टिकट दे दिया। पर आप ये बताइए ना कि 543 सीटों में कितनी सीटों में आप उम्मीदवार जहां अच्छे लोग मिलते चलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कह रहा हूं, हमारी साइट पर जाएं, लोग ढूंढें, अपना नेता खुद चुने, चुनाव लड़वाएं लोगों को, या खुद लड़ें और उसके बाद आए। इस बार भी ऐसे जीते थे। किसने सोचा था राखी बिरला को? 26 साल की एक टीवी इंटर्न जो रिपोर्टिंग करने आई आम आदमी पार्टी और इस आंदोलन की, और उसने राजकुमार चौहान को हराया, तीसरे नंबर पर फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस विरोधी लहर को हम कमजोर कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि दिल्ली में 4 मंत्री हारे, मुख्यमंत्री हारी, उन्होंने हराए क्या? ये आम आदमी पार्टी के बच्चों ने हराए, हमारे छोटे छोटे साथियों ने हराए। इसका मतलब लोगों के अंदर कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन जहां उन्होंने देखा कि राखी बिरला खड़ी हुई है और भाजपा वाला भी खड़ा हुआ है, पुराना आदमी, उन्होंने कहा नहीं, इसको जिताते थे, भाजपा वाले को नहीं जिताएंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि इसी तरह का परफॉर्मेंस अब देश भर में दे पाएंगे? इसी तरह का परफॉर्मेंस होगा। मैं अभी मध्य प्रदेश से लौटा हूं, इतने सारे लोग मुझे मिल गए जो मैंने कहा अभी तो तुमने शिवराज चौहान को जिताया भाई,
अभी ये कैसे दिक्कत होगी? बोले साहब क्या करते, क्योंकि दिग्विजय सिंह का शासनकाल याद है, सड़क ही नहीं थी साहब। अब जैसा भी है साहब, इनके यहाँ भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनके बहुत सारे मंत्री लैंड माफिया से मिले हुए हैं, 4 तो हार गए हैं, 4 और हारने चाहिए थे, अब कुछ तो करें साहब। तो लोगों के पास एक सुझाव नहीं था, लोगों के पास एक प्रस्ताव नहीं था। और पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ बेटरमेंट। जब आप एक बेटर ऑप्शन दे रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि भाई आप अपना प्रत्याशी खुद चुनिए और एक केस निकाल के ला दीजिए, क्योंकि कहीं ये खबरें होती नहीं है। क्या भारत के इतिहास में कभी हुआ कि घोषित प्रत्याशी जिसको सिंबल मिल गया, उसको एक पार्टी ने हाथ जोड़कर वोटर से कहा गलती हो गई साहब, इसके खिलाफ एक एफआईआर निकल आई थी जिसने छुपाई थी, हम अपना प्रत्याशी खारिज कर रहे हैं, इसे वोट मत देना। हालांकि फिर भी वो 17,000 वोट पा गया बिना प्रचार के भी। जो आदमी बिना प्रचार के 17,000 विधानसभा में पा गया, ऐसे ही लोकसभा में लोग जीते। कितनी सीटों की उम्मीद है आपको जीतने की 2014 के चुनाव में? देखिए, मुझे सीटों की संख्या पता नहीं है, हम कितनी लड़ा पाएंगे इतने कम समय में। अधिकतम लड़ाने की कोशिश करेंगे, पूरे भारत में लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोकसभा में हम एक ऐसी संख्या में होंगे कि ना तो हमारे निर्देश के और हमारी इच्छा के बिना कोई दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा, और अगर बैठ गया तो दोनों पक्षों पर एक सतर्क दृष्टि रखनी, इस देश के पक्ष और विपक्ष में। गडकरी जी के शब्दों में छोटा माल मोटा माल की जो थ्योरी दोनों पार्टी में चलती रही है और इन संगठनों में चलती रही है, इसके खिलाफ हम लगातार अंदर। तो आप कह रहे हैं या तो बेस्ट के सिनेरियो में आप किंग मेकर होंगे या स्पॉइलर होंगे, मतलब किंग बनने की स्थिति में आप खुद मान रहे हैं कि आम चुनाव में आप नहीं? हम किंग शेकर्स होंगे। हमने दिल्ली में भी यही किया, जिनको किंगशिप का बहुत बड़ा भरोसा था और अहंकार में थे, एरोगेंस में थे, हमने उनको शेक किया। हम यही करना चाहते हैं कि हम इस देश की राजनीति में एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें कि राजनीति ऐसी भी हो सकती है। और आश्चर्य की बात है कि अब बहुत सीनियर लोग, अभी रेमो फर्नांडीज आए हैं, आज भी कुछ लोग सम्मिलित हुए हैं, कुछ और बहुत सारे बड़े बड़े नाम अभी प्रस्तावित हैं जिनसे संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है। हम उनसे कह रहे हैं कि आप राजनीति ज्वाइन करिए। खेलों में जिन्होंने बहुत शुद्धिकरण का काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उनसे कह रहे हैं। जिन्होंने अलग अलग इन चीज़ों पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बलात्कार के खिलाफ लड़ाई है, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनसे कह रहे हैं कि आइए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। पहले लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मैं और संजय सिंह बहुत सारे लोगों से मिलने जाते थे, अच्छे लोग थे, वो कहते थे कि नहीं पता नहीं आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मिलते नहीं थे, एक बार मिले तो फिर दोबारा कहते थे अच्छा बताते हैं। अब वही लोग मैक्सिमम फोन कर रहे हैं, अधिकतम लोग उनमें से कह रहे हैं, क्योंकि अब एक प्रूवन मामला हो गया कि हाँ ये लोग लड़ते हैं। 28 पर हम जीते और 20 पर हम सेकंड रहे और 12 सीट हम 1000 से कम के मार्जिन से हारे। तो लोगों को लग रहा है कि अगर थोड़ा सा और लग जाता, हम ही वोट दे देते या हमें ही भरोसा हो जाता कि ये जीत रहे थे, तो क्लियर कट मेजोरिटी दिल्ली में ला रहे थे। कुमार विश्वास, सीधी बात में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के jariए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।